हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो सेल टॉपिक था आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके आगे का आज कंटिन्यू किया जाएगा। उसमें क्या था, आपको प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में बताया गया था। प्रोकैरियोट्स में जितने सारे आपको बैक्टीरिया थी, माइकोप्लाज्मा था, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी था, वो आपको बताया गया है। यूकैरियोट्स के अंदर आपके यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, किनके अंदर होते हैं, किनसे जो ह्यूमंस होते हैं वो उनका जो शरीर होता है वो किन सेल से मिलकर बना होता है, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। यूकैरियोट्स में आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया गया है और आपका देखा जाएगा यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है, जिन्हें हम कोशिका का कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जिकाय हो गए, राइबोसोम्स हो गए, क्रोमोसोम्स हो गए, आपके अंतःपत्र जालिका हो गई। इन सारी चीजों में से आपका अगर देखा जाएगा तो आपको वेक्यूल्स के बारे में भी बताया गया। थोड़ा सा आज उसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाएगा। वेक्यूल्स के बारे में बताया गया, अंतःपत्र जालिका क्या है, आपकी गाल्जी बॉडी क्या है, और आपका अगर देखा जाएगा तो लाइसोसोम्स क्या है। ठीक है, इन सब में क्या होता है, ये यूकैरियोट्स में ये सारी कोशिकांग पाए जाते हैं और ये जो कोशिकांग होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोट्स में अगर देखा जाएगा तो कुछ ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। न्यूक्लियस को छोड़कर अगर देखा जाएगा तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्या है, हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक अगर देखा जाएगा तो आपकी दोहरी दीवार से घिरी होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर देखा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये भी एक प्रकार का कोशिका का अंग है। यानी कि अगर देखा जाएगा जब सेल्स की जब उत्पत्ति हुई थी तो सेल की उत्पत्ति में अगर देखा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या था, एज ए सेल के रूप में काम कर रहा था। यानी कि अगर देखा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का क्या होता है, डीएनए होता, खुद का आरएनए होता, खुद का राइबोसोम भी होता है। और आने वाले समय में क्या हुआ है कि ये एक जो प्रोकैरियोटिक आपका जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल जो है यूकैरियोटिक सेल के साथ मिलकर और अपना फंक्शन करने लगा। आइए आज हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखा जाएगा तो पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि कोशिका का अगर ऊर्जा का घर अगर पूछा जाए तो कोशिका का ऊर्जा घर कौन है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रियन जो है इसका नाम होता है, सिंगुलर में अगर देखा जाए तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियन है। ठीक है, और सिंगुलर में अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सेल में अगर देखा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो आपकी वेरिएबल होती है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा सेल है और किस तरह का फंक्शन कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाएगा जो हमारा बॉडी होता है, उन बॉडी में जो हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना होता है, उन सेल्स में जिस ऑर्गेनेली की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो उस जगह पर प्रॉपर अच्छे तरीके से फंक्शन करता है। अगर देखा जाएगा शरीर में यूकैरियोटिक जो शरीर होती है, सेल्स से जो मिलकर बॉडी बना होता है, क्योंकि ये क्या करती है, एटीपी जनरेट करती है, हमें ऊर्जा देती है। तो ऊर्जा देने के लिए क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं कहीं पे इनकी संख्या ज्यादा होती है और इनकी संख्या का ज्यादा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जितना ही एटीपी जनरेट करेंगे उतना ही तेजी से और अच्छी मात्रा में हमें बॉडी को एनर्जी मिलेगी और हम इस एनर्जी को कहीं उचित स्थान पर इसका हम यूज में लाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल होती है तथा ये सेल्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है कि सेल किस तरह का आपका कार्य करता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक अगर देखा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का तो यह शेप और साइज में भी वेरिएबल होती है। ठीक है ना, तो यूकैरियोट्स में भी इसका शेप साइज अगर देखा जाए तो अलग होता है, प्रोकैरियोट्स में भी अगर इसका शेप साइज देखा जाएगा तो आपका अलग होता है। इनका डायमीटर अगर देखा जाएगा तो 0.2 से 1.1 आपका माइक्रोमीटर में होती है तथा इसका जो लेंथ होता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर में आपकी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाएगा तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड संरचना होती है। अभी आपको बताया गया है आपका हरित लवक और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऐसे ऑर्गेनेली है आपका न्यूक्लियस को छोड़कर जिसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि दोहरी झिल्लियां पाई जाती हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरा क्या होती है, आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है। देखो, इनर कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अभी डायग्राम बना के आपको समझाया जाएगा। इनर जो कंपार्टमेंट होता है उन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं और जो आउटर कंपार्टमेंट होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल ल्यूमन के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो बीच के स्पेस होते हैं। ठीक है ना, ल्यूमन होता है जो जगह होती है। इनर मेम्ब्रेन में अगर देखा जाएगा तो मैट्रिक्स की ओर क्या होते हैं, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको
प्रोकैरियोट्स के बारे में बता रहे, तो वो भी प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के बारे में जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको बताया गया था कि जो आपका बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया की जो इंटरनल वॉल होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है और फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे मेसोसोम के नाम से जाना जाता है। वो जितना ही ज्यादा फोल्ड होगा वो उतना ही मात्रा में एंजाइम बनेगा, और वो उतना ही मात्रा में क्या करेगा, बैक्टीरिया अपने लिए एटीपी जनरेट करेगा। तो सेम अगर देखा जाएगा तो वो जो प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरिया था वो बिल्कुल हमारे यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर अगर देखा जाएगा तो इसकी जो इनर वॉल होती है, एग्जाम में पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्डेड होती है कि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, तो आपकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ही ज्यादा ये इनफोल्डिंग होगा वो उतना ही मात्रा में उसके ऊपर क्या होंगे, एंजाइम्स लगेंगे, उतना ही मात्रा में वो प्रोटीन्स बनाएगा, यानी कि उतना ही मात्रा में क्या होगा, वो तेजी से ईटीसी चक्र चलाएगा, यानी कि हमें एटीपी जनरेट करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखा जाएगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जिसे हम श्वसन के नाम से जानते हैं, श्वसन होती है, ऑक्सी श्वसन होता है। ये एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी एग्जाम्पल अगर परीक्षा में अगर देखा जाएगा तो एटीपी का पूरा नाम भी पूछ देता है, तो एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी से एडीपी बनता है जिसे हम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी पूछता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि पावर किचन ऑफ द सेल कौन है, यानी कि हमारे सेल का रसोई घर कौन है, तो सेल का रसोई घर हमारा क्लोरोप्लास्ट है, जिसे हम हरित लवण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आगे देखा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होते हैं, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाई जाती है, कुछ इसके अंदर आरएनए पाया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है 70s राइबोसोम्स पाया जाता है, तथा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो फिजन द्वारा क्या होती है, डिवाइड होती है, यानी कि उसको अगर देखा जाएगा तो किसी की आवश्यकता नहीं, खुद ही अपने शरीर को क्या कर देते, डिवाइड कर देते। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो न्यूक्लियस का कोई भी रोल नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करने में, या न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता नहीं है कि तुम अब डिवाइड हो जा। माइटोकॉन्ड्रिया को जहाँ आवश्यकता होती है कि हमें ज्यादा मात्रा में एटीपी जनरेट करना है या जो कुछ भी हमें बनाना है, हमारी आवश्यकता इस जगह पे ज्यादा है, तो अपनी खुद ही क्या कर लेती है, फ्यूजन कर लेती है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उस प्रोडक्ट को वो बनाने लगती है। तो ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आइए चलिए आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसको एडिट कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख लेते हैं। देखो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा डायग्राम दिखा जाए। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है, आपकी झिल्ली होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है बच्चों, अंदर की तरफ ये फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है कुछ इस तरह, बहुत ज्यादा इनफोल्डेड होती है। अभी तो हम कम यहाँ पे बना रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है कुछ इस तरह का। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्या करती है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे ही हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये जो बाहर की दीवार है इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन का मतलब है बाह्य झिल्ली, और अंदर वाला जो है ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के बीच में अगर देखा जाएगा तो ये जो स्पेस होती है इसे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल लुमेन के नाम से जाना जाता है।
इंटर माइटोकॉन्ड्रियल लूमेन के नाम से जाना जाता है। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल लूमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। अब आगे देखो, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर देखा जाएगा तो क्या होती है बच्चों, जगह जगह पे क्या होती है, यहाँ पे सब अगर देखा जाएगा ये सब क्या होते हैं आपके एंजाइम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बच्चों, यहाँ पे एंजाइम लगे होते हैं, क्योंकि यहीं पे क्या होता है आपका एक चक्र चलेगा जिसे हम ETC के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जाना जाता है। ये बीच में अगर देखा जाएगा बच्चों तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या चलता है बच्चों, क्रेब्स साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। क्योंकि अगर देखा जाएगा तो ये क्या होती है आपका, अगर देखा जाएगा हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं। ग्लूकोज को लेने के बाद हम क्या कहते हैं, इसे पायरुवेट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है। और क्या करता है, जब हमारी बॉडी में जाता है और आपका ग्लूकोज जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है तो ये ग्लूकोज क्या होता है, पहले पायरुवेट में क्या होता है, टूट जाता है, यानी कि इसके 2-2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड वाले। ठीक है, और जैसे ये पायरुवेट बदल जाता है, ये पायरुवेट क्या होता है, ये हमारे प्रवेश करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। और जब क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करता है तो क्या जनरेट करता है, आपका ATP जनरेट करता है। ठीक है, यानी कि ATP को अगर देखा जाएगा तो इसका परीक्षा में पूरा नाम पूछता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है 3 और ATP से क्या होता है, ये ADP में बदल जाता है, जिसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपके कितने दीवार हो गए, आपके 2 दीवार हो गए, एक आउटर हो गई, एक आपका इनर हो गया। इनके बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल लूमेन के नाम से जाना जाता है। बीच का जो हिस्सा खाली होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इस पूरे मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका एक साइकिल चलता है जिसे हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। और ये क्रेब्स साइकिल कब चलेगा, जब हमारा ग्लूकोज हमारे पायरुवेट में टूटेगा तो ये पायरुवेट जो है आपका क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करेगा। और जब प्रवेश करेगा तो क्या होगा, आपका ATP जनरेट होगा। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, ये भी सिग्नल आपका चलता रहता है। मतलब अगर देखा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी क्या है, भरपूर मात्रा में सब एंजाइम लगे हैं। जितना ही ज्यादा बच्चों ये इनफोल्डिंग होगा अंदर की तरफ से, उतना ही तेजी से ये क्या करेगा, एंजाइम बनेगा, यानी कि प्रोटीन बनाएगा, यानी कि क्या होगा, ATP जनरेट होगा। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें आप याद रखिएगा। और इसमें अगर देखा जाएगा तो इसका अपना क्या होता है, इसके अंदर जो राइबोसोम्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो आपका 70S प्रकार का पाया जाता है। यानी कि इसका अगर देखा जाएगा DNA, इसका DNA इसका खुद का DNA भी होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA होता है। और ये जो DNA होता है वो आपका सर्कुलर DNA होता है। कैसा DNA होता है, आपका सर्कुलर DNA होता है। क्लियर है, तो ये चीज इसमें याद रखिएगा। जब DNA बना रहा है बच्चों तो ये जगह जगह पे आपका क्या बनाएगा, ये जगह जगह पे आपका RNA भी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका RNA भी बनेगा। इसका आप हमेशा याद रखिएगा, ये एक कल्पना अगर की जाए बच्चों तो पुराने समय में क्या था, एक इंडिविजुअल अगर देखा जाएगा प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया थी। ठीक है ना, जैसे अगर देखा जाएगा, अभी थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहा था, ध्यान से देखो। इसका अपना क्या है, इसका अपना 70S राइबोसोम है, इसका अपना क्या है, सर्कुलर DNA है, और इसका अपना क्या है, अपना RNA भी है। जहाँ DNA रहेगा वहीं पे आपका क्या होगा, RNA होगा। यानी कि प्रॉपर बच्चों अगर सेल के अंदर देखा जाएगा, सपोज ये क्या है, हमारा ये सेल है, और सेल के पास क्या होता है, हमारा एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख गया तो यहाँ पे 70S राइबोसोम्स है, लेकिन इस न्यूक्लियस का अपना कितना राइबोसोम है, 80S राइबोसोम है। ये इसका खुद का न्यूक्लियस का खुद का अपना DNA है, क्रोमोसोम्स वगैरह यहाँ पे सब है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर देखा जाएगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना 70S राइबोसोम है, अपना इसका राइबोसोम है, इसका अपना सर्कुलर डीएनए है, इसका अपना क्या है आरएनए है, यानी कि इसका सब कुछ अपना है। ठीक है, तो ये चीज है इसमें याद रखिएगा। ये भी इसमें एग्जाम्पल पूछता है। तो 80S राइबोसोम जो होती है वो सेल की कोशिका के तरफ में पाई जाती है, और 70S जो राइबोसोम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। क्लियर है। 70S का मतलब अगर देखा जाए, यस क्या है आपका एक स्क्वायर वर्ग यूनिट है, यानी कि किसी चीज को मास को डेंसिटी को मापने का हमारा एक मेजरमेंट है। क्लियर है। तो ये चीज है इसमें आप याद रखिएगा। तो ज्यादा इसमें क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। ईटीसी कहाँ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ चलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल है जिसे इनर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, वहां पे आपका ईटीसी साइकिल चलता है, यानी कि 2 साइकिल चलेंगे। एक आपका क्रेब्स साइकिल चलता है और एक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। अब वो कहाँ चलता है, वो आपके इनर मेम्ब्रेन पे चलता है, जहाँ पे क्या होते हैं भरपूर मात्रा में एंजाइम लगे होते हैं, और वो जगह जो होती है ज्यादा फोल्डेड होती है। जितना ही ज्यादा फोल्ड होगा उतना ही उसके ऊपर भरपूर मात्रा में एंजाइम होंगे, और उतना ही अच्छे तरीके से क्या होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा और हमें एनर्जी क्या होगी मिलती रहेगी, यानी कि सेल को प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलती रहेगी। क्लियर है। और ये भी इसमें पूछ देता है कि ल्यूमेन क्या है, तो आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम ल्यूमेन कहेंगे। क्रिस्टी तो आप समझ ही गए कि इन फोल्डिंग जो इनर वॉल है वो फोल्ड होकर स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये क्या होगी, हमारा मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स में ही हमारा क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। इसका खुद का राइबोसोम्स है, इसका खुद का आरएनए है, इसका खुद का क्या है आपका बच्चों डीएनए है। क्लियर है ना। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे पढ़ेगा। अब आगे देखिए क्या होगा। थोड़ा सा इसका पिछले का समय में क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, सपोज दैट अगर माना जाए कि ये क्या था आपका, अब आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया। अब हमारा टॉपिक अगला चलेगा प्लास्टिड। प्लास्टिड चलेगा। इस प्लास्टिड्स को कहा जाता है लवक। क्या कहते हैं बच्चों, लवक कहते हैं। ठीक है ना। दो ये लवक भी अगर देखा जाए बच्चों तो ये भी हमारा कैसा होता है, ये भी हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है बच्चों, सॉरी डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। देखो बच्चों, जो हमारा प्लास्टिड होता है, ये प्लास्टिड भी हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, वैसे हमारा प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन होता है। यानी कि अगर देखा जाएगा ये सभी प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, और जितने सारे आपके यूग्लिनॉइड्स है उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। प्लांट सेल के अंदर इनका पाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये प्लांट सेल्स के अंदर पाया नहीं जाएंगे, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन कैसे बनाएंगे। और फूलों में जो आपका फूलों का अगर देखा जाएगा जो कलर होता है, फूल आपके रंग बिरंगे होते हैं, आपके जो क्या नाम है फल वगैरह रंग बिरंगे होते हैं, वो किनके कारण होते हैं, वो इन प्लास्टिड्स के कारण होते हैं, क्योंकि वहां पे प्लास्टिड्स की उपस्थिति है। और प्लास्टिड्स की उपस्थिति प्रेजेंस की वजह से ही क्या है, फूलों में उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स आपके फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के आपको क्या होगा फ्रूट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो प्लास्टिड जो है जिसे हम लवक कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। यानी कि ये भी क्या होती है आपकी दोहरी झिल्ली से घिरी हुई आपकी प्लास्टिड्स भी होती है। ठीक है। इन प्लास्टिड्स में अगर देखा जाए बच्चों तो ये बहुत बड़े होते हैं, यानी कि बड़े होने की वजह से क्या होता है, इन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देख सकते हैं। आप माइटोकॉन्ड्रिया को भी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसे भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो अंतःपद्मयी जालिका हो गई, गोल्गी बॉडी हो गई, इनको आप माइक्रोस्कोप से लगाकर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत टीनी पोर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अगर पिगमेंट्स के टाइप्स के आधार पर अगर देखा जाएगा तो प्लास्टिड्स को यानी कि लवक को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि प्लांट सेल्स के अंदर अगर देखा जाएगा प्लास्टिड्स जो लवक होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, एक आपका ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा, और तीसरा आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है।
क्रोमोप्लास्ट में अगर देखा जाएगा तो इसके अंदर क्या होता है, कैरोटिनॉइड्स क्या होती है, पिगमेंट्स होती है, ठीक है ना। तो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स की वजह से क्या होती है, इनके अंदर अगर देखा जाएगा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो उनका येलो का कलर होता है, ऑरेंज का कलर होता है, यानी कि जो रेड कलर होता है, वो सब इन्हीं की वजह से होती है। आप मार्केट में जाते होंगे, मार्केट में अगर कोई अगर फ्रूट आपको ऑरेंज कलर का दिखेगा, जैसे गाजर वगैरह दिख गया, वो क्या होता है, यानी कि उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रकार का पिगमेंट शो कर रहा है, जिसके वजह से उसका वो कलर आया। यानी कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपका क्रोमोप्लास्ट है, यानी कि कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट है, वो तो है, लेकिन वो उसके अंदर पिगमेंट कैसा है, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट है। इसी पिगमेंट के वजह से क्या हो रहा है, उसका जो कलर है ऑरेंज है, रेड है और आपका येलो कलर का वो शो हो रहा है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाएगा तो इसमें क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अगर देखा जाएगा प्लांट्स में क्या करते हैं, तो ये सब कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई रंग वगैरह नहीं होती है, इनका शेप भी आपका अलग होता है और इनका साइज भी आपका अलग होता है। बल्कि अगर देखा जाएगा तो ये क्या करती है, ये न्यूट्रिएंट्स को भरपूर मात्रा में अपने अंदर स्टोर करके रखती है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पौष्टिक चीजों को अपने अंदर क्या करती है, स्टोर करके रखती है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, स्टोर करके रखती है, यानी कि क्या क्या स्टोर करके रखेंगी, देखो ABCD। पहला जो होती है एमाइलोप्लास्ट को स्टोर करके रखती है, दूसरा जो है इलायोप्लास्ट को स्टोर कर रही है, तीसरा जो है आपका एल्यूरोप्लास्ट को स्टोर करके रख रही है। एमाइलोप्लास्ट में अगर देखा जाएगा तो ये किसको स्टोर करती है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है, यानी कि जिसके अंदर क्या होते हैं, भरपूर मात्रा में आपका स्टार्च होता है। आलू वगैरह खाते हैं ना, तो आलू में क्या होता है, भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है, वो स्टार्च क्या है, आपका एमाइलोप्लास्ट है, ठीक है ना। यानी कि आलू खाते हैं तो उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या निकालता है, अपने अंदर से स्टार्च निकालता है, यानी कि वो हमारे तक पहुंचता है। दूसरा अगर देखा जाएगा ल्यूकोप्लास्ट में, तो दूसरा क्या है आपका इलायोप्लास्ट है। ये इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करता अपने अंदर ऑयल और भरपूर मात्रा में फैट जो है अपने अंदर स्टोर करके रखता है। यानी कि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स भी हमें कुछ ऑयली चीजें देते हैं ना, जैसे आपका सरसों हो गया, भिंडी का तेल हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये प्लांट्स के अंदर से हमें ऑयल मिलता है, वो ऑयल हमारे तक पहुंचता है। तो ये सब प्लांट्स दे रहे हैं, और प्लांट्स में कौन सा पिगमेंट देगा, जिसका नाम है एलायोप्लास्ट। तीसरा क्या है आपका एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट में अगर देखा जाएगा तो इसके अंदर क्या होती है, भरपूर मात्रा में ये प्रोटीन्स को अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। जैसे अगर देखा जाएगा मूंगफली वगैरह, तो उसमें क्या होती है, भरपूर मात्रा में आपका प्रोटीन्स वगैरह होती है, जो हमारे लिए बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। तीसरा क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट है। थोड़ा सा हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरा हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चों, हरित लवक होता है, ठीक है ना। यानी कि ये तीसरा जो है आपका, तीसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तीसरा क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहेंगे, हरित लवक के नाम से जानते हैं। अब हरित लवक में अगर इसका डायग्राम देखा जाएगा तो बच्चों, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ये भी आपकी क्या होती है, ये भी आपकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी इसका आउटर मेम्ब्रेन और इसमें भी इसका क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। तो ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और नीचे वाला जो होता है, इसे हम क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाएगा बच्चों, तो इसके अंदर अगर देखा जाएगा तो सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है। किसके जैसी संरचना पाई जाती है, सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है। ये जो सिक्के जैसी संरचना पाई जा रही है, सिक्के जैसी संरचना को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। और थाइलाकॉइड क्या होती है, एक के ऊपर एक संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। इस तरह का क्लोरोप्लास्ट में अगर देखा जाएगा तो 2 से 3 क्या होती है आपकी, भरपूर मात्रा में ग्रैनम लगी होती है। इस तरह क्या होते हैं आपके, ग्रैनम होते हैं। और ये जितने सारे ग्रैनम है, एक डंडी से जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है ल्यूमेन। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। इस तरह क्या होती है, एक ग्रैना दूसरे से, दूसरी ग्रैना क्या होती है, तीसरे से आपकी जुड़ी होती है। क्लियर है। तो ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में एक और अगर चीज अगर देखा जाएगा तो ये क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट का अगर देखा जाएगा तो ये मैट्रिक्स है। ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसे मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है अगर देखा जाएगा तो डार्क रिएक्शन चलता है।
और एक होता है आपका लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन अगर देखा जाएगा तो यही क्या है, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसे हम थाइलाकॉइड कह रहे हैं, इसी थाइलाकॉइड के ऊपर क्या होती है अगर देखा जाएगा तो आपका क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल अगर देखा जाएगा तो ये आपका ग्रीन पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है। और इन्हीं ग्रीन पिगमेंट की वजह से क्या होते हैं, ये पत्तियों का जो रंग होता है वो हमारा हरा होता है। तो एग्जाम में हमेशा पूछता है कि ये ग्रीन पिगमेंट कहाँ होते हैं। तो ये ग्रीन जो पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जान रहे हैं, वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारी सिक्के जैसी संरचना है जिसे हम क्या कह रहे हैं, थाइलाकॉइड, उस थाइलाकॉइड के किनारों पे क्या होते हैं, ये हमारे क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। और इन्हीं क्लोरोफिल्स की वजह से क्या होते हैं कि पत्तियों का रंग आपका हरा होता है। ऊपर से क्या करते हैं, तेजी से सनलाइट को कैप्चर कर लेती हैं और क्या करती हैं, अपने लिए भोजन बनाती हैं। यानी कि C6H12O6 इसके साथ मिलता है आपका अगर देखा जाएगा CO2, और क्या करेंगी, भरपूर मात्रा में अगर जल मिलेगा और भरपूर मात्रा में अगर देखा जाएगा तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे और क्या करती हैं, CO2 वगैरह निकालेंगे। यानी कि C6H12O6 क्या हो गया, टूट गया, टूटा ना, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टूटा, और टूटने के बाद क्या होगा, ये जल देगा, ऑक्सीजन देगा, भरपूर मात्रा में क्या देगा, आपको एनर्जी देगा। तो ये एनर्जी देने का क्या करती है, ये आपका काम करती है। तो ये हो गया हमारा हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और कहीं इसके क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर देखा जाए बच्चों तो ये जितने सारी चीजें हैं ना, ये जितने सारी चीजें हैं, पहले अगर देखा जाएगा तो इनको हम फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका भी अगर देखा जाए बच्चों तो इनका भी अपना खुद का क्या है, राइबोसोम मिल जाए, इनका खुद का अपना राइबोसोम्स है। यानी कि इनका भी 70S, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम्स है, इनका भी खुद का राइबोसोम। यानी कि अगर देखा जाएगा तो इनका खुद का अपना क्या होता है, डीएनए भी है। तो जब इनका अपना खुद का डीएनए है तो इनका खुद का अपना क्या होगा, इनका खुद का अपना आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस हरित लवक, ये हरित लवक बिल्कुल आपका माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है। यानी कि पुराने समय में अगर देखा जाएगा जब इनका डेवलपमेंट हो रहा था तो ये क्या कर रहे थे, यानी कि अगर देखा जाएगा ये खुद ही अपने आप में एक सेल थी। यानी कि इसको हम क्या सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक, फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब अगर देखा जाएगा तो उस समय क्या था, हमारा एक सेल था, इस सेल के अंदर क्या था, हमारा न्यूक्लियस था। तो ये न्यूक्लियस होने के बावजूद क्या हो गया, ये धीरे से क्या हुआ होगा, इस सेल प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका इंटर कर गया होगा। कौन इंटर कर गया होगा, जिसे हम हरित लवक के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, ये प्रोकैरियोट्स जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक है वो इसके अंदर चला गया होगा। तो ये एक तरह से अगर देखा जाएगा तो ये सिम्बायोसिस रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, एक की आवश्यकता दूसरा और दूसरे की आवश्यकता क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। यानी कि ये यूकैरियोट्स के तो अंदर गया है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या कर रहा है, ये प्रॉपर अपना फंक्शन कर रहा है। देखो इस यूकैरियोट्स के अंदर इसका अपना खुद का डीएनए है, इसका खुद का अपना राइबोसोम्स होता है। यानी कि अगर देखा जाएगा इसका जो राइबोसोम्स होता है वो 80S प्रकार का होता है और इसका राइबोसोम्स क्या है, 70S प्रकार का। यानी कि ये बाहर से अंदर की ओर ट्रेवल करके गया है। तो ये क्या है, अपना इंडिविजुअल अपना अलग तरीके से काम कर रहा है, ये न्यूक्लियस के साथ नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर देखा जाएगा आने वाले समय में जब इस क्लोरोप्लास्ट को 1 से 2 बनाना होगा तो ये खुद का क्या कर लेगा, अपने आप ही फ्यूजन कर लेगा। यानी कि 1 से 2 सेल बना लेगा, 2 से 4 सेल बना लेगा। ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा कि न्यूक्लियस कहेगा कि आपको 2 सेल में बंटना है या 4 सेल में बंटना है या 6 सेल में बंटना, नहीं। इसको जहाँ पे जितना किसी चीज की जरूरत होगी वो उतना ही क्या कर लेगा, अपने शरीर को और तेजी से मल्टीप्लाई कर लेगा, मतलब अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर जब जाएगा तो ये किसको ट्रैप करेगा, ऊपर से सनलाइट को ट्रैप करेगा और एनर्जी बनाएगा। जब एनर्जी बनाएगा तो इस यूकैरियोट्स को भी देगा और अपने लिए भी क्या करेगा, इस एनर्जी को रखेगा। और यूकैरियोट सेल जो है इस प्रोकैरियोट सेल्स को खाएगी भी नहीं। यानी कि अगर देखा जाएगा तो इसकी आवश्यकता ये पूरा कर रहा है और इसकी आवश्यकता ये पूरा कर रहा है। तो ये ऐसे ही आपका अगर देखा जाएगा यूकैरियोट सेल्स के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी घुस गए और लवक भी घुस गया और प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे क्या हो गया, इनके अंदर चीजें बदलती गई और आने वाले समय में एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हो गया और इन्हीं यूकैरियोट सेल्स से हम जैसे जीवों का निर्माण होगा। जिसके अंदर प्लास्टिक रहेगा वो प्लांट सेल का डेवलपमेंट करेगा और जिनके अंदर प्लास्टिक्स नहीं है और सारी चीजें हैं तो वो यूकैरियोट्स का निर्माण हुआ है। ठीक है,
आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अंदर और ज्यादा हिम्मत आए और हम नई नई वीडियो आपके सामने लेकर आए। जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, उस चीज को हम रिप्लाई। थैंक यू सो मच, बाय।